इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। हिस्टोरियन होना चाहिए या आर्काइविस्ट होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ही हिस्टोरियन वहां पे आज तक जो है डीजी बनाया गया। हर बार जो है डीजी की पोस्ट वहां पे आईएएस को दी। नेशनल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो अच्छा रहा कि देखिए कुछ डैशिंग अच्छे अफसर भी होते हैं। जो मैंने आपसे कहा, उषा शर्मा जी का मैंने नाम लिया आपसे कि बहुत डैशिंग थी और बहुत अच्छा काम किया, बट अदरवाइज भाई आप जिसको प्रोडक्शन आती है प्रोडक्शन मैनेजर तो उसको बनाइए। ये इनमें, और जो आप आजकल पॉलिटिकल प्रवक्ता देखते हैं ना टीवी चैनल में, कि उस टीवी चैनल के पॉलिटिकल प्रवक्ता से आप गलवान पे भी बुलवा लो, आप इजराइल पे भी बुलवा लो, आप कोविड पे भी बुलवा लो, आप किसी चोर पे उचक्के पे भी बुलवा लो, आप किसी स्कैंडल पे भी बुलवा लो, आप किसी शशांक पे भी बुलवा लो, किसी पे भी बुलवा लो, तो उसमें और इजराइल में कोई फर्क नहीं है, जिसे सब कुछ आता है। भाई साहब, आज है स्पेशलाइजेशन का जमाना। आज के जो आपको अफसर चाहिए, उन अफसरों में और जो अफसर 47 से पहले अंग्रेज को चाहिए, उसमें बहुत फर्क है। आप कपिल साहब, मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस मामले पे पूरे एक चीज मैं बताऊं आपको पुष्पेंद्र जी, जी 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 कि अभी जो ये कलकत्ता में भी हो रहा है, जो झगड़ा चला है ना चीफ सेक्रेटरी को लेकर के जी जी सेंटर के जी बीच, जी और उससे उसने पहले रिजाइन पेंटीर कर वाला किस्सा हो चुका। इट इज जी हाई जी टाइम, इट इज हाई टाइम कि गवर्नमेंट आईएएस और इन सब सेंट्रल सर्विसेज को लेकर के अपने रूल्स को रिवाइज करे। फिर वो सेंट्रल सर्विसेज कहां से रह गई? जो हमारा एक संघीय ढांचा है जिसमें सेंटर और स्टेट का एक अपना अपना दायरा है और जो साथ का दायरा है, भाई वो आईएएस था, वो 31 मई को रिटायर हो रहा था। आप एक रूल क्यों नहीं बनाते? जो भी आईएएस, ये इन्हें कैडर खत्म करने होंगे, ये कि वो बंगाल कैडर से है, वो तमिल कैडर से है, वो उस कैडर से है। ये तो आप फ्यूडलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि वहां ये पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हीं को आप सर्व करते रहिए। स्टेट वाइज कैडर्स जो है ये खत्म करने होंगे, रूल्स डिफरेंट करने होंगे। उसकी पेंशन डीओपीटी ने देनी है। कहां से उसको इतनी शय मिल गई कि अब उसे अपनी पेंशन की भी चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा। पूरा आईपीएस अफसर जो है बंगाल के अंदर किसके अंडर में आता है? इंडियन पुलिस सर्विस उसे क्यों बोलते हो? अगर उसने काम ही वो करना है जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहना है उसको, तो लेट इट बी बंगाल पुलिस सर्विस। खत्म करिए ये सेंट्रल सर्विसेज। अगर आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जाकर के एक स्टेट के अंदर किसी की इंक्वायरी तक नहीं कर सकती, बहुत ऐसे समय से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। मेरी तो एक चाहत है और मैं चाहता हूं कि वो खत्म हो। ये जो गवर्नर हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है और गवर्नर हाउस जो है, जो लोग 3-3 एडीसी कंधा पकड़ के उठाते हैं, कंधा पकड़ के बिठा देते हैं, न खड़े हो पाते हैं, न मुंह में दांत है, न पेट में हाथ है। ये गवर्नर जाते हैं वहां, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े रईसों के अंदाज में रहते हैं। तो ये गवर्नर का क्या काम है? सरकार को रिपोर्ट भेजनी है, 5 कमरे का मकान दे दीजिए। ये इतनी दुनिया जमाने के बड़े बड़े गवर्नर हाउस है, आप देखें अंग्रेजों के जमाने के, और ऐसे ऐसे गवर्नर होते। मेरी बात, एक गवर्नर तो खड़े नहीं हो पाता था बेचारा। पुष्पेंद्र जी, क्यों मैंने तो बनाए इसको जाते हैं? लेके सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया, टैग भी किया,
बंगाल और महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए कि जब गवर्नर खुद इतना लाचार है वहां पे कि उसकी गाड़ी तक को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, तो खत्म करिए इस पद को। इस पद के ऊपर इतना पैरा फर दिया और इतना पैसा और ये सब जो खर्च होता है, ये क्या तमाशा बना हुआ है? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में लाट साहब चाहिए थे, तो क्या आजाद हिंदुस्तान में भी हमें लाट साहब चाहिए? नहीं चलिए, एक और तरीका बन गया। मैं एक और देखिए, मैं किसी गवर्नर की सक्षमता के ऊपर कोई आघात नहीं कर रहा हूं, प्रश्न नहीं उठा रहा हूं मैं, लेकिन एक ट्रेंड जो मैंने देखा है कि जब वो आदमी मिनिस्टर रह लिया, पॉलिटिक्स में रह लिया, वो रह लिया, सब चीजों से निकल गया, 75-80 साल का हो गया, तो भैया अभी से गवर्नर बना। ये नहीं, बड़े एफिशिएंट एनडी तिवारी जब आंध्रा के गवर्नर हुए थे, बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे थे वहां, ऐसा नहीं है। एनडी तिवारी ने बड़ी एफिशिएंसी के साथ काम किया। तो मैंने वही कह रहा हूँ कि ये जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है भाई, तो गवर्नर साहब का काम क्या है भाई? केरला में आप केरला के गवर्नर इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके इस काम की बात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नर को राष्ट्रपति से करेक्ट होता है डे टू डे बेसिस, लेकिन इतना बड़ा पैरा फंडा दिया कि वहां 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो ये जो बग्गियों पे घूमने का स्टाइल है, ये कब तक चलेगा भाई मेरे? जब इस देश के अंदर इतने करोड़ लोगों को रोटी न मिलती हो, वहां सरकार ने ये क्यों गवर्नर को हटाई? मैंने तो एक लाइन में बात खत्म कर दी थी कि प्रजातंत्र के नाम पे हमने जो फ्यूडोक्रेसी बनाई है यहाँ पे। आपने कभी कोठियां देखी है छोटे शहरों के अंदर, डीएम की, एसएसपी की? मैं तो अलीगढ़ रहा हूँ, पूरा का पूरा 10 बीघे का तो खेत था वहां चारों तरफ भाई। तो नहीं, वो खेती नहीं होता, उसमें से वो साल में लाखों रुपए का वो गेहूं भी उगता है, वो सब होता है, सब कुछ निकल के आता है। तो सवाल ये है कि ये जो 60 लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है, इनको अब खेत मिल नहीं रहा है और मकान दुकान हट गया है, पार्किंग की कोई चांस नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि 2024 में हटेंगे तो जो हमारे पुराने आका है, तो हो सकता है क्या कहते हैं कहीं एक्सपर्ट उसमें रख लेंगे। तो सवाल ये है कि क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी सत्ताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं ये लोग, या इसके कोई नियम बनने चाहिए कि भाई इसके बाद आपको ये नहीं मिलेगा, या कोई नियम नहीं है? ये अपने ज्ञान से लोगों को बदनाम करते रहेंगे, देश भर के बाहर चिट्ठियां लिखेंगे कि इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इन्होंने कभी 181 हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने मारे पिछले 2014 से लेकर 2019 तक, कभी उनके बारे में नहीं लिखा? कभी उस पर नहीं कहा कि कहते कि ये हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है? इस पे कभी नहीं लिखा इन मक्कारों ने, ये कभी नहीं लिखते। पुष्पेंद्र जी, इन्हीं अवार्ड वापसी और इन सिग्नेटरियों में एक और नाम आता है बार बार जी, अशोक वाजपेयी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? ये भाई साहब जब ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के अंदर, जी, और वर्धा के अंदर सेंट्रल हिंदी यूनिवर्सिटी बनी, महात्मा गांधी केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जब बना, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हुए वहां के वाइस चांसलर भी बन गए। और जब इनसे मुझे याद है कि एनडीए के टाइम पे पर इनसे कहा गया कि भाई एक चीज चुन लो, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहना है या वीसी रहना है। और जब वीसी शिप इनकी चली गई तो साहब हाय हाय हो गई। ये तो सरकार इंटेलेक्चुअल को मार देती है, उनसे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है इस दुनिया के अंदर। अब सेल्फ सर्टिफिकेट लेते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म का, सेल्फ सर्टिफिकेट होता है इनके पास, सेल्फ अटेस्टेड। नहीं, ये बड़े रैकेट, ये मैंने देखिए ये इतनी रैकेट यहाँ नहीं एंड करते, मैं आपको बताऊं पुष्पेंद्र जी किस तरीके से ये अपने ब्रदरहुड, एनार्किस्ट और इनको लेफ्टिस्ट और एंटी नेशनल्स को प्रमोट करते हैं, मैं आपको बताऊं। आज से करीबन 20-22 साल, 20 नहीं बल्कि 24-25 साल पहले की बात है, मिड 90s में मुझको एचआरडी में एक्सपर्ट बनाया गया कॉमनवेल्थ फेलोशिप के लिए, तो स्क्रीनिंग करनी थी। तो जब मैं वहां पहुंचा, ऑल डिसिप्लिन की स्क्रीनिंग हो रही थी, मैंने कहा भाई फाइल मेरी स्क्रीनिंग का है, तो एक टीएडीए बिल ले आया, बोला साहब इस पे साइन कर दीजिए। तो मैंने कहा अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, मैं कर दूंगा, रख दो इसको।
नहीं सर, आपका जो फाइलों की स्क्रीनिंग थी वो कल हो चुकी, तो मैंने कहा किसने की भाई? बोले वो हमने एक और एक्सपर्ट बुला लिए थे कल पहले, तो वो आज रुक नहीं सकते थे, उनसे हमने करा ली और जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने साइन कर दिए हैं, तो आप ये अपना बिल ले लीजिए टीएडीए का और इस फाइल पे साइन कर दीजिए कि आपने भी स्क्रीनिंग मैं वापस रखो फाइल यार, मैं वापस रखो फाइल यार। उस फाइल को मैंने स्टडी किया भाई, 20-22 लोग शॉर्टलिस्टेड थे, 18 एक कास्ट के, और जो शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे बेचारे अच्छे स्टूडेंट वो बाहर, और कितने अपने अफसर शॉर्टलिस्ट किए हुए कॉमनवेल्थ फेलोशिप पे जाने। मैंने एक अपनी अलग लिस्ट बना के साइन कर दी। उसके बाद में जब उनके इंटरव्यू हुआ भाई साहब, तो मुझे कमेटी से हटा दिया। एक और हथकंडा अपनाया था इनके यहाँ ब्यूरोक्रेसी में, मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग हथकंडा है। अगर कोई अच्छे आदमी से मिनिस्टर सलाह ले रहा है या बात कर रहा है जिससे इनको ब्यूरोक्रेसी को चोट पहुंच रही है, तो जिनको ये फायदा कराते हैं ना, उनसे पूरी साठगांठ करके इनका प्लानिंग चलेगा। तो एक आदमी जाके मिनिस्टर के यहाँ उस आदमी के खिलाफ कुछ बोल के आएगा, 6-7 दिन बाद दूसरा बोल के आएगा, फिर कोई चौथा बोल के आएगा, तो मिनिस्टर भी परेशान हो जाएगा कि भाई ये तो अलग अलग 4 आदमी आके मुझको इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसको ये तो मालूम नहीं है कि चारों की साठगांठ है आपस में। तो सेक्रेटरी से पूछेगा भाई बड़ी शिकायतें आ रही है इसकी, लोग खिलाफ बोल गए। तो छोड़िए साहब, काहे कंट्रोवर्सी में, बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी को बुला के कमेटी में किसी और को बुला लेते हैं और अपने 3 नाम रख देता है साहब। ऑर्गेनाइज ग्रो है, ग्रो ऑर्गेनाइज माफिया ऑपरेशन नहीं। आप लोग ड्रग्स और इसके माफिया के ऑपरेशंस तो बता देते हैं, लेकिन ये पोस्टिंग्स करने में, कि महाराष्ट्र में थाने बिकने का हो रहा भाई साहब, मुझे तो मेरठ की मालूम है सन 70 के अंदर कि सदर थाना कितने का बिकता था और लाल कुर्ती का थाना कितने का बिकता था, थाने बिकते थे सब। अभी आपके अलीगढ़ में ये हुआ है परसों, ये जो मारे गए हैं दारू नकली की वजह से, हमने तो 70 में देखा है, 70 के दशक में देखा है, 60 के दशक में देखा है कि जो ठेके उठाए जाते थे, ठेके में दिए जाते थे, अगर आप उनके रेवेन्यू को देख ले कि उन्होंने दारू की फैक्ट्री से कितने पैसे की फैक्ट्री वो लेके आए हैं दारू खरीद के बेचने के लिए, तो जितने का उन्होंने ठेका लिया था उससे आधे पैसे की भी वो असली कंपनी की दारू नहीं उठा के लाते। ये तो फिर सिलसिला बड़ा लंबा है कपिल भाई, आप तो जानते हैं, आप कितने लंबे सवाल ही आता है आप कहां तक लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? ये तो कम से कम ये कहूंगा कि कम से कम पता तो चल गया कि ये अवार्ड वापसी और ये वाले जो इनके नाम तो आ गए सामने। करेक्ट और बैठे मंत्रियों के अंदर जो इनको कागजात चोरी करके, जो इंफॉर्मेशन देते हैं इनको चोरी करके, इनकी पेट बहुत तक रही है, इनकी पेट बहुत तक रही है। करेक्ट। थैंक यू कपिल भाई, मजा आ गया, आपने काफी सारे पूरे विषय को बहुत वास्ट उसमें डिस्कस किया, और हम लोग फिर जल्दी किसी और विषय पे मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, धन्यवाद भैया, सब लोगों को, भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम।